2025 में रिलीज होने वाली नवीनतम आपदा थ्रिलर फिल्म आ रही है। क्लासिक सुनामी तटीय शहरों को चपेट में ले लेती है और अचानक मानवता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्राकृतिक आपदा का कारण वास्तव में मानवता है। उत्तरी सागर में एक अन्वेषण प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों ने गलती से करोड़ों साल पुराने सूक्ष्मजीवों की खोज की। वे न केवल टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, बल्कि तेल को जैविक पदार्थ में भी बदल सकते थे। अपनी तेल कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए प्रभारी ने समुद्र में जहरीली गैस डालने का आदेश दिया, जिससे इन सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भयंकर प्रतिशोध झेलना पड़ा। समुद्र तल के बड़े भूस्खलन के साथ एक अभूतपूर्व सुनामी आई। सौभाग्य से तेल कंपनी की बचाव टीम समय पर पहुंच गई, जिससे प्लेटफॉर्म के कर्मचारी समुद्र तल में फंसने से बच गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बचाव हेलीकॉप्टर अंदरूनी इलाके में नहीं जाकर कंपनी के उत्तरी ध्रुव स्थित दूसरे अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर जाएगा। विमान से उतरते ही सभी को जबरन एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। केवल मुख्यालय से भेजे गए जांचकर्ता कर्क की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पहले भी वही था जिसने आदिम जीवों पर हमला करने की जिद की थी। टीवी स्क्रीन पर दुनिया भर में सुनामी की खबरें देखते हुए सभी अन्वेषण कर्मचारी कर्क को गालियां देने लगे। प्रभारी मार्ग और उसके सहायक रॉस के साथ सबसे ज्यादा विवाद हुआ, क्योंकि वे आदिम जीवों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करते थे। सभी को लगता था कि कर्क की जिद के कारण ही यह आपदा आई। तभी अलग कमरे का दरवाजा खुला। कर्क एक अनुबंध लेकर आया और संकेत दिया कि अगर वे हस्ताक्षर कर देंगे तो तुरंत विमान से जा सकते हैं, साथ ही 2 लाख का वेतन और लाभ भी मिलेगा। संदेह में पड़े सभी लोगों को छोड़कर कर्क ने प्रभारी मार्ग और रॉस को अकेले बाहर बुलाया, क्योंकि बेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आया था जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॉर्गन था। वह विशेष रूप से उन्हें समझाने के लिए आया था। असल में यह न केवल एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म था, बल्कि एक बड़े खनन बेस भी था। कंपनी ने 10 साल पहले ही तेल व्यवसाय छोड़कर समुद्र तल के खनिज संसाधन इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि इस ग्लेशियर के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला दबी हुई थी, जिसमें खनिज संसाधन दुनिया के किसी भी झात खदान से कहीं अधिक थे। हालांकि हाल ही में समुद्र तल में भारी झटके आए थे और उनकी एक अन्वेषण टीम का संपर्क टूट गया था। रॉस को यह समझ में नहीं आया कि इसका उससे क्या संबंध है। मॉर्गन ने उसे अकेले बैठक कक्ष में बुलाया और एक और बड़ा रहस्य उजागर किया। असल में उन्होंने कुछ साल पहले ही आदिम सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति की खोज की थी। टीवी में भी शोधकर्ता थे, लेकिन समुद्र तल में पाए गए खनिज नमूनों का मूल्य अधिक था, जिसमें विभिन्न दुर्लभ तत्व शामिल थे। यदि वे संपूर्ण खनन उद्योग श्रृंखला स्थापित कर सकते हैं तो कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पा सकती है। लेकिन रोज का दृष्टिकोण अधिकांश सहकर्मियों का प्रतिनिधित्व करता था। वे बस जल्द से जल्द घर लौटकर आदिम सूक्ष्म जीवों के खतरों को सार्वजनिक करना चाहते थे। मॉर्गन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्रमिक आदिम सूक्ष्म जीवों की जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं बता सकते, अन्यथा उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन जल्द ही मॉर्गन का रवैया नरम हो गया। वह चाहता था कि रॉस और मार्ग अन्वेषण प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करे। अगर कंपनी समुद्र तल के खनिज संसाधनों को सफलतापूर्वक निकालने में सफल हो जाती है और उद्योग की अग्रणी बन जाती है, तो रॉस आदिम सूक्ष्म जीवों की जानकारी स्वतंत्र रूप से सार्वजनिक कर सकता है। उस समय बोर्ड भी अधिक शोध निधि आवंटित करेगा। रोस ने कई बार सोचकर अंततः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके अधिकांश सहकर्मियों ने गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और विमान से जाने की तैयारी कर ली। लेकिन कुछ कर्मचारी स्पष्ट थे कि अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद पत्रकारों और सरकारी एजेंसियों के सामने उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वे मरने को तैयार थे, पर कंपनी के अपराध नहीं छिपाएंगे। सौभाग्य से ईमानदार कर्मचारियों ने जल्दी सुना। मागे और रोस यहाँ के प्रभारी बन गए हैं। वे नए माहौल में काम करेंगे। कुछ समय बाद सभी लोग लिफ्ट से प्लेटफॉर्म के निचले स्तर पर पहुंचे। यह देखकर हैरानी हुई कि यहाँ सबसे उन्नत समुद्री अन्वेषण उपकरण लगे थे और उनका पहला काम लापता अन्वेषण टीम को बचाना था। नंबर 4। इस समय रोस ने स्थिति को समझ लिया था। डाइविंग टीम 1 घंटे पहले समुद्र में अन्वेषण के लिए गई थी। अचानक आए भूकंप ने बिजली और ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली नाभि केबल तोड़ दी। नंबर 7। अन्वेषण जहाज में अतिरिक्त ऑक्सीजन केवल 1 घंटे से अधिक चल सकती थी। आने जाने के समय को ध्यान में रखते हुए बचाव टीम को तुरंत निकलना पड़ा। नंबर 9। रोस ने देरी नहीं की और अपने अनुभवी ईस्टर को नेविगेटर नियुक्त किया। नंबर 10। हालांकि डाइविंग कार्य केवल स्थानीय कर्मचारी कार्ल ही कर सकता था, जो पर्यावरण से परिचित था। दोनों जल्दी से वाहन में बैठ गए। नंबर 12। रोस ने समय की कमी देखते हुए तुरंत पानी का पंप चालू करने का आदेश दिया। समुद्री पानी कक्ष में भर गया। नंबर 14। कुछ ही समय बाद बेस का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। नंबर 15। ईस्टर ने अन्वेषण वाहन को आगे बढ़ाया और जल्दी ही गहरे समुद्र में गायब हो गया। नंबर 16। प्रभारी मार्ग को बेचैनी हुई और उन्होंने ओल्ड मो से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरी पार्टी पहले प्राचीन सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो चुकी थी और उनमें सूक्ष्म संबंध था। नंबर 18। ओल्ड मो ने सिर हिलाया और कहा कि यहाँ आने के बाद वह अजीब भावना उतनी तीव्र नहीं रही। नंबर 19। लेकिन मार्ग चिंतित थे। नंबर 20। ये वह जगह थी जहाँ प्राचीन सूक्ष्म जीव प्रकट हुए थे और नीचे जटिल पर्वत श्रृंखलाएं थीं। यह निश्चित नहीं है कि यह पूर्वजों का घोंसला है। नंबर 22। इस समय ईस्टर ने नेविगेशन का पालन कर दुर्घटना क्षेत्र तक पहुंचने में सफलता पाई। दोनों ने देखा कि सामने रोशनी जल रही थी। नंबर 24। रडार ने दिखाया कि अन्वेषण वाहन 200 मीटर आगे था, लेकिन पास पहुंचने पर उन्होंने पाया कि अन्वेषण वाहन का कांच टूट चुका था और धातु का खोल दबाव से विकृत हो गया था। नंबर 26। अंदर के 2 अन्वेषक पहले ही मर चुके थे। नंबर 27। रोस गुस्से में वहां से चले गए, सोचते हुए कि उन्होंने बुरा काम लिया है। सौभाग्य से मार्ग ने संयम बनाए रखा और नेविगेटर को लौटने का आदेश दिया। नंबर 29। लेकिन कोर्क ने फिर समस्या खड़ी कर दी। नंबर 30। उन्होंने कहा कि शवों को ऊपर लाना और दुर्घटना की जांच करना आवश्यक है। मार्ग को नहीं लगा कि वह इतना जिम्मेदार होगा और सुझाव दिया कि अगली बार पूरी तैयारी से आना बेहतर होगा। दोनों में जोरदार बहस हुई। नंबर 33। अन्वेषण वाहन में बैठे कार्ल ने इंतजार करते धैर्य खो दिया। नंबर 34। वे दोनों मृतक उनके करीबी सहकर्मी थे, उन्हें पानी में कैसे छोड़ सकते हैं। नंबर 35।
ईस्टर ने सहानुभूति में सिर हिलाया और खराब सिग्नल का बहाना बनाकर मार्ग के लौटने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कार्ल को बाहर जाकर दोनों सहकर्मियों के शव खींचने के लिए कहा। मार्ग ने गाल फुलाए और देखा कि गोताखोर वाहन से बाहर निकल रहा है। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें जल्दी आ गईं और हर जगह मलबा तैर रहा था। संख्या 39 सौभाग्य से दोनों शव वाहन के अंदर थे और दूर नहीं गए थे। नंबर 40 कोर्क ने याद दिलाया कि अन्वेषण लॉग लेना न भूलें। असल में यही उनका उद्देश्य था। सभी की निगरानी में कार्ल ने काम पूरा किया और अपने अन्वेषण वाहन में लौट आया। नंबर 43 ईस्टर ने संकेत दिया और तुरंत इंजन चालू कर वापसी की तैयारी की। नंबर 44 भारतीय कर्मचारी हरि को बेचैनी हुई और वह तुरंत बगल की प्रयोगशाला में चले गए। उन्होंने तुरंत देखा कि आदिम सूक्ष्मजीव जैसे उत्तेजित हो गए थे। नंबर 46 वह जानते थे कि ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वह तुरंत नियंत्रण कक्ष में भागे और अन्वेषण वाहन को लौटने का संकेत दिया। दुर्भाग्य से हरि की चेतावनी देर से आई। इस समय ईस्टर ने देखा कि बड़ी संख्या में पूर्वज पास आ रहे थे और उनकी प्रकाशमाला ने तुरंत अन्वेषण वाहन को घेर लिया। नंबर 49 गोताखोर कार्ल घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश की। ईस्टर ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया। वह इन सूक्ष्म जीवों से पहले भी मिल चुके हैं और जब तक आप उन्हें धमकाएंगे नहीं, वे आप पर हमला नहीं करेंगे। नंबर 52 लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, जहाज के चारों ओर जोरदार धमाके होने लगे। वह समझ नहीं पाए कि पूर्वज इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए थे। नंबर 54 अन्वेषण वाहन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रोस ने नाभि केबल चालू करने का आदेश दिया ताकि उन्हें ऊपर खींचा जा सके। अनपेक्षित रूप से अन्वेषण वाहन समुद्र में पकड़ा गया प्रतीत हुआ। यूएनडी से हिले बिना एक जोरदार धमाके के साथ नाभि केबल टूट गई। स्थिति और भी खराब हो गई जब दबाव के कारण जांच वाहन की खिड़कियां टूटने लगीं। दोनों अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि कहीं वे उस दुर्घटनाग्रस्त जहाज की तरह न हो जाएं। कमांड रूम में सभी लोग भी बहुत चिंतित थे। नाभि केबल के टूटने का मतलब था कि उनके पास केवल 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा था, लेकिन बेस में केवल 2 जांच जहाज थे। अब दोनों समुद्र के तल में लंगर डाले हुए थे और तुरंत कोई बचाव योजना नहीं थी। सौभाग्य से कार्ल का अनुभव अच्छा था। उसने पहले ईस्टर को आइसोलेशन चैम्बर में बंद कर दिया। इस तरह भले ही कांच टूट जाए, दूसरी तरफ जीवित रहने की थोड़ी संभावना है। फिर कार्ल ने सोनार स्विच चालू किया। अधिकांश समुद्री जीवों की तेज सुनने की क्षमता के कारण उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने तीव्रता को अधिकतम पर सेट किया और कार्ल की चाल सचमुच काम कर गई। उन्होंने उन्हें भगा दिया। इसी समय कमांड रूम में सभी ने भी मजबूत ध्वनि तरंगे सुनी। अनुभवी मैग के दिल में खुशी हुई। यह निस्संदेह दर्शाता था कि जांच वाहन में दोनों लोग अभी भी जीवित थे। रोस ने कहा कि किसी भी तरह से उन्हें बचाना होगा। इस समय कोर्क को एक विचार आया। अन्वेषण प्लेटफॉर्म में जांच वाहन को पुनः प्राप्त करने की क्षमता थी, बशर्ते कि वह उसके ठीक ऊपर हो। अब प्लेटफॉर्म के चारों ओर बर्फ भरी थी। हिलने के लिए एक मार्ग को विस्फोट से खोलना आवश्यक था। हालांकि कोर्क के पास कमांड नहीं थी। इस समय लोगों को बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। सभी चुप हो गए। आखिरकार प्रबंधन में कोर्क ही प्लेटफॉर्म की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता था। मैग ने ओल्ड मो और कुछ अन्य लोगों को चैम्बर से बाहर निकाला। वे विस्फोटक ले गए, बर्फ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। कोर्क के आदेश के साथ विशाल प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ज्यादा समय नहीं बीता और पूरा निचला हिस्सा समुद्र की सतह से संपर्क में आ गया। उसके आगे का रास्ता बर्फ से भरा हुआ था। अब यह मैग और उसके 2 साथियों पर निर्भर था। वे हर थोड़ी दूरी पर बर्फ की परत में एक छेद बनाते जिसमें वे छोटे विस्फोटक रखते। लेकिन जब वे काम पूरा करने वाले थे तो उन्होंने बर्फ की परत के नीचे हल्की कंपन महसूस की। मैग का दिल डूब गया। उसने सोचा कि प्लेटफॉर्म के नीचे गिरने से बर्फ की परत टूट गई थी। जिस बर्फ की सतह पर वे थे वह कभी भी समुद्र में गिर सकती थी, लेकिन वे अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते थे। उन्हें बाकी विस्फोटकों को दफनाना था। और जैसा कि डर था, उनमें से एक सदस्य थोड़ी सी असावधानी में बर्फ की परत में गिर गया। मैग और ओल्ड मो तुरंत झुक गए। चारों अंगों के बल धीरे धीरे आगे बढ़े। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और जब वे व्यक्ति को ऊपर खींचने वाले थे तो विस्फोटक स्विच गिर गया। मैग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया, लेकिन उसकी त्वचा जल्दी ही ठंड से जल गई। अब कुछ लोगों ने कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब देखना है कि अन्वेषण प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन कैसा रहता है। विशाल आर्कटिक बर्फ पर एक के बाद एक जोरदार धमाके ने शांति तोड़ दी। सिर्फ कुछ सांसों में 10,000 साल से जमी समुद्र की सतह को विस्फोट से जलमार्ग में बदल दिया गया। मानव निर्मित अन्वेषण प्लेटफॉर्म स्टील के विशाल काय की तरह समुद्र में तैर रहा था। जब वह दुर्घटना का पता लगाने वाले वाहन के ऊपर पहुंचा तो लॉन्च कैप्सूल का पिछला हिस्सा सीधे समुद्र की तह तक पहुंच गया। धातु के घर्षण की गूंज के साथ क्षतिग्रस्त जांच वाहन को आखिरकार बेस में वापस लाया गया और 2 गोताखोरों की लाशें निकाली गईं। सभी ने वाहन के टूटे कांच को देखकर डर महसूस किया। अगर प्राचीन सूक्ष्म जीवों ने कुछ और सेकंड हमला किया होता तो शायद वाहन और लोग नष्ट हो जाते। कर्क ने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाते हुए रोज को डांटा कि वह बहुत भ्रमित था। आदिम सूक्ष्म जीव मानवता का संहार करना चाहता था, लेकिन दोस्ती की भी कोशिश कर रहा था। कोर्क के जाते हुए देख मैग को लगा कि इस मामले में कुछ और है। पहले जब उन्होंने उत्तरी सागर में प्राचीन जीवों से संपर्क किया तो वे बहुत शांतिपूर्ण थे। बाद में मानवों ने बहुत अधिक किया, जिससे उनके प्रतिशोध को आमंत्रित किया। अब रोस यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी हैं। उन्हें सभी दस्तावेजों की समीक्षा का अधिकार था और भाई माँ ने उनसे जांचने को कहा कि क्या बेस कुछ छिपा रहा है। और बचने वाले पायलट कार्ल दुखी होकर अलमारी पर लगी तस्वीर को देख रहे थे। निकली हुई लाशों में से एक लाश उनके भाई की थी। बस इतना। अचानक उसने गुस्से में कहा, कर्क सच में मरने लायक है। जब ईस्टर ध्यान नहीं दे रहा था उसने चुपके से दुर्घटना गाड़ी की हार्ड ड्राइव अपनी जेब में डाल ली। इस समय मागर चेंजिंग रूम में आया, यह जानने के लिए कि कार्ल के डाइविंग का कोई और मकसद था। कार्ल को याद आया कि पानी के नीचे मागर ने ही उसे शव को छोड़कर वापस लौटने का आदेश दिया था। इसलिए उसने चेहरा बिगाड़ा, मागर को घूरा और चला गया। उधर दस्तावेजों की जांच कर रहे रोज को भी कुछ नहीं मिला। भले ही उसकी पहुंच बहुत ऊंची थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपा दी गई थी। रोज को लगा कि यह जरूर कर्क की चाल है, जिसका मकसद किसी गुप्त अपराध को छिपाना है। माग एक खिड़की के बाहर ऑनरोरा का आनंद ले रहा था। तभी उसने देखा कि के कंप्यूटर के सामने संदिग्ध तरीके से कुछ कर रहा था। वह बहाना बनाकर कंट्रोल रूम गया, लेकिन पाया कि कंप्यूटर स्क्रीन खाली थी। मागर के मन में कुछ अस्पष्ट उत्तर था और उसने कर्क को याद दिलाया कि वह पूर्वज जीवों का विरोध न करे। हालांकि उसकी आंतरिक शक्ति बहुत मजबूत थी। उसने कहा कि पृथ्वी पर सभी जीव संसाधनों की लूट के माध्यम से जीवित रहे हैं। अगर मानवता को प्रभुत्व बनाए रखना है तो उसे और संसाधनों पर कब्जा करना होगा। मागर की राय अलग थी।
उसका मानना है कि मानवता सबसे अच्छी तरह आत्मविनाश कर सकती है। जब कर्क ने प्राचीन जीवों पर हमला करने की जिद की तो रोज भी तुरंत खड़ा हो गया और अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से सबके सामने रखी। इस बीच कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॉर्गन गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए कर्मचारियों के साथ मुख्य भूमि की ओर उड़ान भर रहे थे। उनका मकसद प्राचीन सूक्ष्म जीव घटना के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करना था। इस समय अधिकांश तटीय शहर सुनामी में नष्ट हो चुके थे। सभी बचावकर्मी और बचे हुए लोग अस्थायी शिविर में इकट्ठा थे। डॉक्टर केट यह दृश्य देखकर दुखी हो गई। वह जल्दी से वापस आई थी ताकि अपनी पत्नी के साथ पुनर्मिलन कर सके, लेकिन मॉर्गन ने बताया कि शहर की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और बचाव कार्य समाप्त हो चुका है। अगर उसकी पत्नी जीवित है तो वह केवल इस शिविर में हो सकती है। केट ने निराश होकर फोन निकाला, लेकिन उसकी पत्नी का फोन नहीं उठा। जब वह किसी को खोजने वाला था तभी मॉर्गन आया और केट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कैमरे के सामने बिना सोचे समझे कुछ न कहने पर कंपनी उसे अधिक पहुंच देगी। इस समय केट पूरी तरह से हताश थी। पत्नी से मिलने के लिए वह किसी भी अनुचित मांग को मानने को तैयार था। आर्कटिक एक्सप्लोरेशन बेस में माकर डॉक्टर से अपने हाथ की चोट की जांच करवा रहा था। टीवी पर तेल कंपनी की समाचार सम्मेलन का प्रसारण हो रहा था। मॉर्गन की बातों ने कंपनी को इस बड़ी आपदा का शिकार बनाने वाले से पीड़ित में बदल दिया, जिससे कंपनी की स्थिति और भी गंभीर हो गई। केट ने कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में बताया कि कैसे वह ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर अचानक आई सुनामी में फंस गई और कंपनी के बचाव कार्यों की बदौलत बच गई। जाहिर है ये सभी मॉर्गन के पहले से तैयार किए भाषण थे। एक पत्रकार ने पूछा कि सुनामी का केंद्र तेल कंपनी के एक्सप्लोरेशन वेल में था, लेकिन मॉर्गन ने टिप्पणी नहीं की। ओल्डमो और अन्य लोग यह देखकर गुस्से से भर गए। हालांकि उन्होंने पहले ही सोचा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उनके दिल में गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि केट का यह आत्मविरोधी भाषण उसे वह परिणाम नहीं दिला सका जो वह चाहती थी। हालांकि मॉर्गन ने वादा नहीं तोड़ा। पास निकालने से वह शिविर में स्वतंत्र घूम सकता था, लेकिन अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे घायल लोग थे। कर्मचारी इतने व्यस्त थे कि किसी साधारण कर्मचारी के परिवार पर ध्यान देने का समय नहीं था। घायलों को पंजीकृत करने का समय नहीं था। केट निराशा और गुस्से में शिविर के बाहर चली गई। उसने देखा कि एक बाट पर कई लापता लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। उसने इस सुनामी की विनाशकारी शक्ति को महसूस किया और अपनी पत्नी को खोजने की संभावना बहुत कम समझी। ओल्ड हैंड बर्टन को नहीं पता था कि उसे कैसे सांत्वना दे, इसलिए उसने चुपचाप अपने कंधे पेश किए और आर्कटिक एक्सप्लोरेशन बेस के कर्मचारियों को आखिरकार एक नई खोज मिली। पहले कहा गया था कि दुर्घटनाग्रस्त एक्सप्लोरेशन वाहन खनिज नमूने एकत्र करने गया था, लेकिन दुर्घटना स्थल खनिज क्षेत्र से बहुत दूर था। जाहिर है एक्सप्लोरेशन वाहन का मिशन उतना सरल नहीं था जितना दिखता था।